इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले चरण का मतदान संपन्न। 11 जिलों के 58 विधान सीटों के लिए हुई वोटिंग। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के आगे की रणनीति भी हुई चर्चा। संगठन का विस्तार 25 राज्यों से बढ़ाकर पूरे देश में करने का निर्णय। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर जारी की चेतावनी, कहा ओमिक्रॉन अंतिम वेरिएंट नहीं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और उद्योग मंत्री शहबाज हुसैन ने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड किया जारी, दी योजनाओं की जानकारी। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपराध के 4 मामलों का खुलासा करते हुए कई अपराधियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले चरण का मतदान जारी है। इस चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 2.25 करोड़ से ऊपर मतदाता 623 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन जिलों में मतदान होना है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की 796 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें से 724 कंपनियां बूथ ड्यूटी पर हैं, जबकि 15 कंपनियां स्ट्रांग रूम सिक्योरिटी पर और 5 कंपनियां EVM सिक्योरिटी पर तैनात की गई हैं। वहीं 66 कंपनियां लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस की ओर से PSC की 27 कंपनियां तैनात की गई हैं। यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच बताया जा रहा है। हालांकि बसपा और कांग्रेस भी रेस में है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। 58 में से 53 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। सपा बसपा ने 2-2 सीटें हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने 23 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सपा और रालोद गठबंधन के साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार बदले हैं। इस बार रालोद और सपा गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। वही BSP और कांग्रेस अकेले ही चुनाव में हाथ आजमा रहे हैं। आज जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है वहां जाट मतदाताओं की बहुलता है। मुस्लिम मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भाजपा की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि सपा रालोद गठबंधन के साथ जाट समुदाय का वोट बंटने की संभावना है। वहीं किसान आंदोलन का भी असर पड़ सकता है। यदि चुनाव पूर्व सर्वे पर यकीन करें तो यह तय माना जा रहा है कि भले ही सीटें कम होंगी, लेकिन भाजपा यहां सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी। यूपी के 403 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। आज के बाद दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को कराया जाएगा। 20 फरवरी को तीसरे, 23 फरवरी को चौथे, 27 फरवरी को 5वें, 3 मार्च को 6ठे और 7 मार्च को 7वें चरण की वोटिंग होगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना के मौर्य होटल में आयोजित की गई। बैठक में राजद सुप्रीमो लालू यादव, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी निशा भारती समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता एक मंच पर मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, साथ ही पार्टी की आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। एक रिपोर्ट। पटना के 5 सितारा होटल मौर्य में सुबह से ही गहमा गहमी थी। मौका था राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आयोजन का। सुबह से ही पार्टी नेताओं का होटल आना शुरू हो गया था। राजद सुप्रीमो लालू यादव, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और सांसद मीसा भारती के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी, उदय नारायण चौधरी, जयप्रकाश नारायण यादव, श्याम रजक, सुनील सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता और सदस्य बैठक में पहुंचे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी
कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुई। इस दौरान लालू यादव ने भाजपा और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में एकजुट होकर भाजपा को हराने की अपील की। वहीं बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया। कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना को लेकर समाजवादी चोला पहन लिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर टाल मटोल का रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित हो गया है, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की क्या ज़रूरत है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगले सत्र 2022-25 के संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराने के लिए उदय नारायण चौधरी को राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी और चितरंजन गगन को सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया। बैठक में पहुंचे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी लालू यादव हैं और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने में अभी समय लगेगा। अक्टूबर में यह फाइनल हो जाएगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। सालों के लिए संभव ही नहीं है, ये अधिकार नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के मुताबिक। एक ही चीज़ है, ये सारा अधिकार संविधान हमारे पार्टी का देता है आम कार्यकर्ताओं को, और उसके लिए एक निर्वाचन पदाधिकारी उसी तरह होगा जो भारत की सरकार के चुनाव का अधिकार जिसे प्राप्त होता है, उसी तरह हमारे भी निर्वाचन पदाधिकारी के हाथों में होगा। अब ये निर्वाचन की प्रक्रिया जैसे शुरू हो गई, याद रखिए निर्वाचन की प्रक्रिया जब होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो अधिकांश व्यवस्थाएं चली जाती है निर्वाचन आयोग के हाथ में। उसी तरह ये जो निर्वाचन के लिए हमारे अधिकारी होंगे, इनके हाथ में सारी व्यवस्था चली जाएगी, लेकिन निर्वाचन कराने का, किसी को नॉमिनेट करने का नहीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि देश में घृणा और द्वेष का माहौल बनाया जा रहा है। यह तय किया गया कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कारगर तरीके से लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर भी चर्चा हुई। की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो आम जन है, जो त्राहिमाम कर रहा है, जो किसानों की समस्या है, और किसान का जो इतना बड़ा आंदोलन चला और उसमें करीब 750 किसानों ने जो अपनी शहादतें दी, उन सब के बारे में भी जिक्र हुआ, महंगाई के बारे में भी जिक्र हुआ, बेरोजगारी के बारे में भी जिक्र हुआ, और जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी जिक्र हुआ। और साथ ही साथ आज जो देश में कुछ लोग जो यह मानते हैं कि यह देश उनकी बपौती है, उस पर यहाँ गहरी चर्चा हुई कि इस देश के निर्माण में, इस देश को गुलामी से आज़ाद कराने की दिशा में हमारे पुरखों ने जो आदर्श और जो मार्गदर्शन देश को और हम सबों को दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तार तार कर रही है। उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है, और इसके साथ ही साथ कई प्रस्ताव आए हैं, उस प्रस्ताव की कॉपी भी आपको। बैठक में फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में संगठन का विस्तार 25 राज्यों से बढ़ाकर पूरे देश में किया जाएगा। वहीं 11 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल का खुला अधिवेशन होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। 11 अक्टूबर को दिल्ली में खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जाता है, और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। और जब अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो उनकी अनुमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मनोनयन होता है या चयन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट आने की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। इधर देश भर में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि बिहार में 2 दिनों से संक्रमितों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड-19 का अंतिम वेरिएंट नहीं है। WHO की माने तो कोरोना के और भी नए वेरिएंट आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। कोविड-19 तकनीकी दल की सदस्य मारिया वान केरखोव ने कहा है कि हम इस वायरस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते, इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस बीच देश भर में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 67,084 नए मामलों का पता चला। इस दौरान 1,241 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 4.44% पर पहुंच गई है। इधर बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। पटना समेत पूरे राज्य में मरीजों की संख्या घट रही है। कल पूरे बिहार में 281 नए मरीजों की पहचान हुई। इसमें पटना में 69 मरीज शामिल हैं। इससे पहले परसों यानी मंगलवार को राज्य में 273 नए मरीज मिले थे। राहत की बात यह है कि संक्रमण दर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर 0.2% दर्ज की गई। पटना के अलावा राज्य के अन्य सभी राज्यों में 50 से कम नए संक्रमित मरीज मिले। जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा में एक भी नया मरीज नहीं मिला। वहीं अरवल, कैमूर, खगड़िया और शिवहर में एक मरीज पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,79,364 लोगों की कोरोना से जांच की गई। इस दौरान 488 मरीज कोरोना से ठीक हुए। रिकवरी दर बढ़कर 98.3% पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य की पथ निर्माण परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों के सामने मास्टर प्लान प्रस्तुत किया। नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि 5 घंटे में किसी भी जिले से पटना पहुंचाया जा सके। इसके लिए तेज गति से काम हो रहा है। अभी आ गए हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन, मॉनिटरिंग और नितिन गडकरी जी का जो सहयोग बिहार को लगातार मिला है, उसका लाभ हुआ है कि पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार का लाभ लेते हुए बिहार में जहां अपनी योजनाओं से हम लोगों ने काम को गति दी है, वहीं हम केंद्र का भी भरपूर सहयोग लेकर आज बिहार में सड़कों के क्षेत्र में लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जहां 513 किलोमीटर के नए NH का डिक्लेरेशन हुआ, वहीं हम लोगों ने नबार्ड से भी करीब 700 करोड़ के ऋण लेकर सड़कों के क्षेत्र में काम किया है। तो मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई 4 लेन गुजरे, इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार में हम लोग बहुत जल्द रोड मास्टर प्लान, ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी और ड्रोन पॉलिसी के साथ, जहां मॉनिटरिंग, गुणवत्ता और स्पीड ऑफ वर्क तीनों चीज़ के साथ काम करेंगे। 40 किलोमीटर का रोड और लगभग वही रेशियो पुल का भी कुछ है मंत्री जी? देखिए, अभी तो गांव जितने नदियां हैं, आप गंगा नदी पर देखेंगे कि कम से कम हर 40 किलोमीटर पर कोई ना कोई ब्रिज गुजर रहा है। करीब 17 ब्रिजेज गंगा पर बन चुके हैं, तो ऐसे बन रहे हैं या बनने की प्रक्रिया में। तो निश्चित रूप से वो 40 किलोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिज पे भी है
और बड़े नदियों और भी जो गंगा के अतिरिक्त जो बिहार में नदियाँ हैं उन पर भी हम इस प्रकार का काम करेंगे। हाँ, देखिए अभी पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे और तीसरा सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर एक्सप्रेस, ये तीनों एक्सप्रेसवे से जहाँ एक और नॉर्थ बिहार साउथ कनेक्टिविटी, नॉर्थ बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी और एक्सट्रीम नॉर्थ से एक्सट्रीम साउथ को जोड़ने का जो तीनों योजना है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पटना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपराध के 4 मामलों का खुलासा करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह सभी मामले पटना के अलग अलग क्षेत्रों में हुए वारदात से संबंधित है। पटना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 4 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। पटना के बिहटा में बालू माफियाओं से संबंध रखने के आरोप में 4 होमगार्ड के जवान और 1 चौकीदार और थाने के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। उनकी संपत्ति की जांच के लिए पटना पुलिस ने आर्थिक अपराध इकाई को लिखा है। इसी मामले में कई और लोग शामिल हैं, जिसमें कई बालू माफिया भी हैं। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने पटना में बड़े एटीएम काटने वाले गिरोह का भी भांडाफोड़ किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ड्रिल मशीन और कई औजार बरामद किए गए हैं। ये पटना के कई एटीएम काट चुके हैं। इनकी गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। तीसरी घटना पटना के दीदारगंज की है, जहां से पुलिस ने एक युवक का गर्दन काटा हुआ शव बरामद किया है। बाद में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए युवक की पत्नी और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की पत्नी के साथ एक युवक का अवैध संबंध था। इसी मामले में पत्नी ने षड्यंत्र रचा और तीनों ने मिलकर गर्दन काटकर युवक की हत्या कर दी। वहीं शास्त्री नगर में टीचर के अपहरण मामले का खुलासा करते हुए टीचर के दोस्त और अपहरण के मास्टरमाइंड चंदन को गिरफ्तार किया गया है। पटना के एसएसपी ने बताया कि चंदन ने कोचिंग के पैसे के विवाद में अनिकेत को अपहरण किया था। इसमें 2 छात्र भी शामिल थे। सभी की गिरफ्तारी हो गई है। पटना पुलिस का कहना है कि शुरू में 20 लाख की फिरौती मांग की गई थी, लेकिन बाद में वह फिरौती 5 लाख कर दी गई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के आधार पर डीएसपी ने रूप बदलकर पूरे मामले का खुलासा कर लिया। इनमें से कोई भी पटना का मूल रूप से निवासी नहीं है। बाकी भी जो 2 लोगों का नाम आया है वो पटना ज़िला के रहने वाले नहीं हैं। ये रह रहे पटना में थे, टेम्परेरी रूप से रेंट पे रह रहे थे और इनमें से 3 का तो बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास पहले भी रहा हुआ है। जैसे जितनी भी घटनाएं जहाँ जहाँ पे भी हुई हैं, हम लोग इनका जो ब्यौरा है उनको हम लोग साझा कर रहे हैं संबंधित सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, और इनका जो फ़ोन भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि इनका मूवमेंट कहाँ कहाँ पे रहा है। जहाँ जहाँ पे घटनाओं के साथ मैच होगा तो संबंधित थाना को हम लोग सूचित करके उनका रिमांड उन केसेस में भी करवाएंगे। तब इनका और सघन पूछताछ हम लोग करवा रहे हैं। सर, एटीएम लूट की घटना में जो इतने सामान बरामद हुए हैं, तो इसमें कुछ ऐसा सामान है जो कि एटीएम लूट की घटना में ऐसे सामान का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें ये ज़्यादातर ड्रिल मशीन्स का ही यूज़ करते थे। इनका जो ये था क्योंकि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड गैंग हो गया था, ठीक है। इन लोगों का मेन था कि एटीएम को ड्रिल से ही काट के पूरे का पूरा एटीएम को ही हम लोग कबाड़ के ले जाएंगे। तो ये सब औजार इन्होंने रखे हुए थे और इसके अलावा भी हम लोग और भी पूछताछ किए हैं, क्योंकि ये लोग पहले आमजा के केस में भी जेल जा चुका है, लूट के केसेस में भी जेल जा चुका है, और ये सब बरामदगी हुई इनकी अपार्टमेंट से ही हुई। सर, अंकित मामले में कितने की डिमांड किया गया था अपहरणकर्ता? पहले 6 लाख का डिमांड किया गया था, उसके बाद उसके पिताजी के 2 लाख तक हो गया था, लेकिन जब तक कोई पैसे का एक्सचेंज होता तब तक वो रिकवर हो चुका था। तो कहीं भी पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है। और इसमें ये भी पता चला है कि उसने काफ़ी पैसा सट्टेबाजी में हारा है और चंदन का काफ़ी पैसा भी उसने अपने पास रखा हुआ था। तो मेन मामला वही था। शुरू में ये आया था मामला कि वो अपने पिता से जो है वो पैसा ठगने के लिए कर रहा है। वो इसलिए था क्योंकि 2012 में एग्जैक्टली सेम हुआ था। इसके बाद इसके साथ ही दूसरी बारी घटना हुई है। पहली बारी घटना में तो उसने खुद स्वीकार किया है कि उस वक्त भी ये सट्टे में पैसा हार गया था, आईपीएल में पैसा लगाता था। अभी भी ये मोबाइल का जो आजकल आईपीएल चलता है उसमें काफ़ी पैसा हार गया था। तो उसमें इसने खुद ही अपने आप को गायब कर लिया था और फिर 6,000 के 8,000 रुपये पिताजी से लिया था और फिर अपने आप हो गया। तो उसमें फिर केस प्रतिवेदित नहीं हुआ था 2012 की बात। लेकिन इस वाले में उसने खुद नहीं किया है। इस वाले में क्योंकि पैसे की उसने रखा हुआ था, इनको पैसा वो बार बार अनुरोध कर रहा था, नहीं दे रहे थे। तो इस बारी इन लोगों ने प्रॉपर साजिश करके उसको अपने पास किया। सर, दानापुर अनुमंडल में ड्रग्स का कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कई बार पकड़े भी गए हैं, लेकिन जो मुख्य सरगना है, जो मुख्य इनके जो कारोबारी हैं, वो हाथ नहीं लग पाते हैं। देखिए, कानून की प्रक्रिया ये है कि जो शराब और जो एनडीपीएस के मामले होते हैं, नारकोटिक्स के मामले होते हैं, जब तक रिकवरी नहीं होता है तब तक वो उसके कस्टडी नहीं लेते हैं। तो जैसे प्रमुख सरगना अगर तो केवल कन्फेशन में नाम आता है, स्वीकारोकृत बयान के आधार पर नाम आता है, तो जब तक रिकवरी नहीं होती तो उनका कस्टडी कोर्ट देता नहीं। लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही। कल कंकरबाग में भी लोग पकड़े गए हैं। तो
इस तरह की जो प्रमुख सरगना है, ठीक है, हमारे पास सूची होती है, सर्विलांस पे हम लोग रखते हैं और बहुत से लोग उसमें जो रिपीट काम करते हैं उनको पकड़े भी जाते हैं। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले चरण का मतदान संपन्न। 11 जिलों के 58 विधान सीटों के लिए हुई वोटिंग। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के आगे की रणनीति भी हुई चर्चा। संगठन का विस्तार 25 राज्यों से बढ़ाकर पूरे देश में करने का निर्णय। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर जारी की चेतावनी, कहा ओमिक्रॉन अंतिम वेरिएंट नहीं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और उद्योग मंत्री शहबाज हुसैन ने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड किया जारी, दी योजनाओं की जानकारी। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अपराध के 4 मामलों का खुलासा करते हुए कई अपराधियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट